Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about trade restrictions. Looking into the definition, basically protectionism and the trade restrictions are interchangeable terms. We can also use the term protectionism for the same meaning that we use trade restriction. Protectionism refers to government policies that restrict international trade to help domestic industries. Protectionism policies are usually implemented with the goal to improve economic activity within a domestic economy, but can also be implemented for safety and quality. Basically, प्रोटेक्शनिज्म गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज होती हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि ट्रेड का जो फ्लो होता है वो फ्री नहीं रहता। फ्री ट्रेड हम उसे कहते हैं जब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो ट्रेड पे, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी फ्री हो। लेकिन अगर उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन की जाए तो उसको हम प्रोटेक्शनिज्म या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। इसका जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी वजह से नॉर्मली प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई की जाती है, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करने के लिए अप्लाई की जाती है। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली रीजन फॉर प्रोटेक्शनिज्म, देयर आर न्यूमरस रीजंस, और वो अभी हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Countries use protectionist measures to shield a country's market from intrusion by foreign competition and import. जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन या प्रोटेक्शनिज्म इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि कंट्री की जो मार्केट है वो फॉरेन कंपटीशन से सेव की जा सके, और सेव करने से जाहिर है कि जो एम्प्लॉयमेंट है या लोकल इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट हैं उसकी डिमांड को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब प्रोटेक्शनिज्म के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हम उसको वन बाय वन देखेंगे। मेंटेन एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। पहली जो रीजन होती है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इसलिए सेव किया जा रहा है क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री से लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई हुई है। तो अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो अगर उसको नुकसान होगा और वो कह लें कि मार्केट क्विट करेगी, तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी इन अ नेशन विच इज ऑफ कोर्स एन अनफेवरेबल सिचुएशन। उसके लिए प्रोटेक्शनिज्म मेजर अप्लाई किए जाते हैं। इंक्रीज ऑफ बिजनेस साइज। सेकंड, अगर कंपटीशन आएगा फॉरेन से तो इसका मतलब कि लोकल इंडस्ट्री का साइज इंक्रीज होने में भी लिमिटेशन है, क्योंकि कंपटीशन हायर होगा, मार्केट शेयर डिवाइड हो जाएगा। और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि जिस जिस तरह बिजनेस का साइज बढ़ता है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करते हैं। तो लोकल बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए ये इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है ताकि अल्टीमेटली बिजनेसेस ग्रो होके इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकें। प्रोटेक्शनिज्म ऑफ द होम मार्केट। एज आई सेड कि होम इंडस्ट्री और होम मार्केट को प्रोटेक्ट करना, कि आपकी इंडस्ट्री प्रिवेल कर सके। ये ना हो कि आपकी जितनी भी लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो वाइप आउट हो जाएं और सिर्फ फॉरेन जो इंडस्ट्रीज हैं वो सरवाइव करें इन द लोकल मार्केट, विच इज नॉट अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर एनी कंट्री। नीड टू कीप मनी एट होम। जाहिर है अगर कोई फॉरेन फर्म अपने गुड्स ट्रेड एक्सपोर्ट करेगी इन द लोकल मार्केट और रिलायंस उसके गुड पे होगी, तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट पैसे देने पड़ेंगे। फंड मूवमेंट ऑफ फंड विल बी आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट होगा। तो
पैसों को कंट्री के अंदर ही मेंटेन करने के लिए भी प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई किया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रियल वेज, जिस जिस तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उसके बाद वेजेस भी इंक्रीज होंगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जब फुल हो जाएगी तो अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से वेजेस इंक्रीज होगी, और जब किसी भी मुल्क में वेजेस इंक्रीज होती हैं तो उस जगह के लोगों का, रेजिडेंट्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर होता है। तो इस वजह से भी प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई की जाती है, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और जो वेजेस हैं अल्टीमेटली राइज कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अगर फॉरेन फर्म्स गुड्स को ट्रेड करेंगे या वो अपनी लोकल कोई ऐसी मशीनरी सप्लाई करेंगे या किसी फर्म में आके किसी कंट्री में आके इन्वेस्ट करेंगे, तो इसका मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम होंगी वो लोकल नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम होंगी, तो उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शनिज्म के मेजर अप्लाई किए जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एन इन्फेंट इंडस्ट्री, अगर कोई इंडस्ट्री अभी लेसर डेवलप है, इन्फेंट नेचर की है, तो जाहिर बात है कि अगर फॉरेन कंपटीशन आएगा, गुड्स बाहर से इंपोर्ट होंगे, तो लोकल इंडस्ट्री तो, क्योंकि वो अभी इन्फेंट नेचर की है, अभी वो इतनी डेवलप्ड ही नहीं है, तो कंपटीशन अगर हाई आएगा तो वो वाइप आउट हो जाएगी, और इन्फेंट इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोटेक्शनिज्म के मेजर अप्लाई किए जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ लो वेज नेशन, अगर लोकल इंडस्ट्री को कोई इंसेंटिव दिया जाएगा तभी लोकल मार्केट में इंडस्ट्रीज एक्चुअली जो है अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगी, अदरवाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस नेगेटिव होगा, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। उसके लिए भी प्रोटेक्शनिज्म के मेजर अप्लाई किए जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज नेशनल डिफेंस। एट टाइम्स ये मेजर नेशनल डिफेंस के लिए भी अप्लाई किए जाते हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि लोकल कंज्यूमर एक फॉरेन फर्म पे इतना डिपेंडेंट हो जाए कि उसके बाद नेगोशिएशन की पावर ना रहे लोकल गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए पहले ही नेशनल डिफेंस को फोर्सी करते हुए प्रोटेक्शनिज्म के मेजर अप्लाई कर दिए जाते हैं। अब हम अभी तक हमने ये देखा व्हाट इज ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म, उसको हमने डिफाइन किया, एंड वी लुक्ड इनटू द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब हम देखेंगे प्रोटेक्शनिज्म के बेसिकली मीन्स क्या है, प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई कैसे किया जा सकता है। इकोनॉमिक ट्रेड बैरियर, प्रोटेक्शनिज्म को हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं, ट्रेड बैरियर भी बोल सकते हैं, और प्रोटेक्शनिज्म भी बोल सकते हैं। Economic trade barriers. The most common type of trade barriers are tariffs and quotas. वैसे तो ट्रेड बैरियर्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जो हम इतनी डिटेल में नहीं लेकिन देखेंगे जरूर। लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर है, दे आर टैरिफ्स एंड कोटास। A tariff is a tax on imports. Imports are goods purchased from other countries and exports are goods sold to other countries. Imports वो गुड्स होते हैं जो किसी फॉरेन कंट्री से लोकल कंट्री परचेज कर रही है, और टैरिफ एक्चुअली एक टैक्स है जो इंपोर्ट्स पे अप्लाई कर दिया जाता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड बैरियर एज वेल, कि जैसे गुड्स पे टैक्स अप्लाई किया जाएगा, वो गुड्स लोकल मार्केट में महंगे हो जाएंगे, और लॉ ऑफ डिमांड हमें बताती है हायर द प्राइस लेसर द डिमांड। तो प्राइस उसकी ज्यादा होगी तो लोकल मार्केट में वो compete नहीं कर पाएंगे, या उसकी डिमांड लो होगी। तो जो अल्टीमेटली जो लास्ट स्लाइड में हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, वो ऑब्जेक्टिव्स मीट हो सकेंगे, कि इन्फेंट इंडस्ट्री को भी एक बेनिफिट मिलेगा क्योंकि फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हैं और लोकल गुड्स सस्ते हैं। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट लेवल भी शायद फॉल उस तरह नहीं करेगा। तो जो रीजंस हमने देखी उसकी बेसिस पे अगर पहला मेजर जो कि टैक्स की फॉर्म में अगर अप्लाई कर दिया जाए टू डिस्करेज द इंपोर्ट्स, तो दिस टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर इज कॉल्ड अ टैरिफ।
Second type of trade barrier is a quota. A quota is a specific limit placed on the number of imports that may enter a country. हमने देखा कि टैरिफ एक्चुअली एक टैक्स था जो इंपोर्ट्स पे अप्लाई कर दिया गया ताकि लोकल मार्केट में लोकल इंडस्ट्री को फायदा हो सके क्योंकि फॉरेन गुड्स अब एक्सपेंसिव हैं ड्यू टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन देम। कोटा एक्चुअली कोई टैक्स नहीं है, कोटा उसकी क्वांटिटी पे लिमिटेशन है। जैसे कि अगर रीसेंट एग्जांपल देखी जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में व्हीकल्स की इंपोर्ट पे कोटाज अप्लाई होते हैं। पहले नहीं थे लेकिन इस ईयर से कोटाज अप्लाई कर दिए गए हैं, यानी कि कार्स की इंपोर्ट एक सर्टेन नंबर तक लिमिटेड है। उस इंपोर्ट पे टैरिफ्स भी हैं लेकिन उस इंपोर्ट पे कोटाज भी हैं, यानी उस पे टैक्स भी अप्लाई हो रहा है लेकिन एक सर्टेन नंबर तक उसे लिमिट भी कर दिया गया। Another type of barrier is an embargo, a complete block for a political purpose. पहला जो टाइप हमने देखी ट्रेड बैरियर की, जिसकी डेफिनेशन एक्चुअली हमने देखी कि टैक्स अप्लाई करके इंपोर्ट को रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि लोकल मार्केट में जब वो गुड्स महंगे हो जाएंगे तो उसकी डिमांड डेफिनेटली कम हो जाएगी और इंपोर्ट्स हम फॉल करेंगी। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्टली क्वांटिटी लिमिट कर दें, तो वो जो तरीका है उसको हम कोटा बोलते हैं। एंड थर्ड इज एम्बार्गो। हम कंप्लीट अगर ट्रेड को या इंपोर्ट को बैन ही कर दें तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एम्बार्गो। एम्बार्गो कॉमन नहीं है, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब हो या वॉर का केस हो नॉर्मली तब एम्बार्गो इम्पोज किया जाता है। अगर दो कंट्रीज वॉर में है तो एम्बार्गो इम्पोज कर दिया जाता है। किसी दो कंट्रीज के पॉलिटिकल टर्म्स बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है यानी कि खराब है, जैसे कि पाकिस्तान के केस में बात करें तो इसराइल के साथ जो टर्म्स हैं पाकिस्तान की वो बिल्कुल भी नहीं है पॉलिटिकल लेवल पे, तो शायद उनके गुड्स पे पाकिस्तान ने एम्बार्गो अप्लाई किया हुआ है। इसराइल के साथ एक्चुअली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पाकिस्तान की डायरेक्टली नहीं है, एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ एम्बार्गो। अब हम थोड़ा सा डिटेल में हर टाइप ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन के मेजर को डिस्कस कर लेते हैं। टैरिफ्स, टैक्स लिवाइड ऑन अ गुड व्हेन इट क्रॉसेस अ नेशनल बॉर्डर। जैसे हमने कहा कि टैरिफ एक्चुअली वो टैक्स है जो किसी भी गुड पे अप्लाई हो रहा है जब नेशनल बॉर्डर क्रॉस हो रहा है। टैक्स हम हर उस चीज को कहते हैं चाहे वो नेशनल बॉर्डर क्रॉस हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बीच में इन्वॉल्व होंगी सो वी विल कॉल इट टैरिफ्स। इम्पोर्ट टैरिफ्स आर मच मोर कॉमन। इम्पोर्ट टैरिफ नाम से वाज़ेह है, अगर कोई गुड्स इम्पोर्ट किए जा रहे हैं और उस पर कोई टैक्स अप्लाई किया जा रहा है तो उसको हम इम्पोर्ट टैरिफ्स कहते हैं। और नॉर्मली सिर्फ टैरिफ अगर कहा जाए तो उसका मतलब भी इम्पोर्ट टैरिफ ही होता है क्योंकि मोस्टली कंट्री अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए इम्पोर्ट पे ही टैरिफ्स अप्लाई करती है। एक्सपोर्ट टैरिफ लेस कॉमन रेवेन्यू सोर्स। एक्सपोर्ट टैरिफ्स बहुत ही लेस हैं और रेवेन्यू के सोर्स के लिए शायद कहीं अप्लाई कर दिए जाते हैं या कुछ बेसिक नेसेसिटी को एक्सपोर्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए शायद अप्लाई कर दिए जाएं। जैसे कि पाकिस्तान के केस में मे बी एक्सपोर्ट टैरिफ अप्लाई किए जा सकते हैं इन द केस ऑफ वीट एंड शुगर, जहां पे पहली प्राइमरी जो गवर्नमेंट की इंटेंशन होगी वो वीट एंड शुगर टू बी प्रोवाइडेड टू द लोकल रेजिडेंट्स। तो एक्सपोर्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक्सपोर्ट टैरिफ्स अप्लाई किए जा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा एक्सपोर्ट टैरिफ्स मोस्टली कॉमन नहीं है क्योंकि प्रोटेक्शनिज्म में जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे वो इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने को फेवर कर रहे थे। तो इसीलिए टैरिफ्स की जब हम बात करते हैं तो हमारा नॉर्मली जो फोकस होता है वो इंपोर्ट टैरिफ पे होता है। पर्पस दिस protective tariff designed to reduce the amount of imports entering a country, increase sales for domestic producers। पर्पस इसका ऑलमोस्ट वही है जो प्रोटेक्शनिज्म का होता है
कि ताकि इंपोर्ट रिड्यूस हो सके और लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो दिस इज द पर्पस ऑफ टैरिफ। और अल्टीमेटली टैरिफ्स हमें रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे, क्योंकि इंपोर्ट पे अगर टैक्स अप्लाई कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेशन होगी। रेवेन्यू जनरेशन डिजाइन टू जनरेट एडिशनल फंड्स फॉर डोमेस्टिक गवर्नमेंट। टैरिफ क्योंकि एक टैक्स की ही टाइप है, तो टैरिफ अप्लाई करने से लोकल गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट होगा। अब हम टैरिफ्स की टाइप को देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप इज स्पेसिफिक टैरिफ, फिक्स मॉनेटरी अमाउंट पर यूनिट ऑफ द इंपोर्ट। स्पेसिफिक टैरिफ का मतलब ये है कि टैरिफ यानी कि जो इंपोर्ट पे टैक्स है उसकी अमाउंट फिक्स होगी। जैसे कि कुछ अरसा पहले, अब ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अरसा पहले जो मोबाइल फोन्स पे टैक्स था दैट वाज 500 रुपीज पर मोबाइल फोन। तो अगर क्वांटिटी या यूनिट पे अमाउंट फिक्स कर दी जाए तो उसको हम स्पेसिफिक टैरिफ बोलेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर मोबाइल फोन पे 500 रुपीज पर मोबाइल फोन हो और इस पे डिपेंड ना कर रहा हो कि मोबाइल की वैल्यू क्या है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक टैरिफ। नंबर सेकंड, एड वैलोरम टैरिफ। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एड वैलोरम है, इस वर्ड का अगर इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करूं, इट मींस वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब ये होता है कि इस बार जो टैक्स होगा वो फिक्स नहीं होगा, बल्कि परसेंटेज में होगा। जब भी कोई टैक्स परसेंटेज में होता है, इसका मतलब ये होता है कि लोअर प्राइस प्रोडक्ट पे उसका इफेक्ट यानी कि टैक्स ज्यादा है, वो सॉरी कम है, और हायर प्राइस प्रोडक्ट पे टैक्स ज्यादा है। अगर 100 रुपीज की कोई चीज पे 5% टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो वो 5 रुपीज बनता है। वही टैक्स अगर 10,000 रुपीज की प्रोडक्ट पे अप्लाई किया जाए तो वो 500 रुपीज बनता है। इसका मतलब ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा टैक्स होगा, और ये इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज होगा और फिक्स नहीं होगा। उसके बाद दो टर्मिनोलॉजीज हैं, कस्टम वैल्यूएशन, प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ एन इंपोर्टेड गुड्स। जब भी गुड्स पे टैरिफ अप्लाई किया जाता है, और नॉर्मली एड वैलोरम टैरिफ की बात हो रही है क्योंकि वो वैल्यू पे अप्लाई हो रहा है, वो क्वांटिटी पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो कस्टम की वैल्यूएशन जरूरी है। इनवॉइस वैल्यू पे रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो एक्सपोर्टर है अगर वो इनवॉइस को अंडर इनवॉइस कर दे, यानी कि अगर 10,000 रुपए का एक यूनिट है और इनवॉइस के ऊपर उसकी प्राइस 1,000 रुपीज लिख दी जाए, तो इसका मतलब आराम से जो है टैक्स को एक्चुअली अवेट किया जा सकता है। तो इसीलिए कस्टम्स जो होती हैं वो उसको पर्सनली, कस्टम्स उसको खुद वैल्यू करती हैं और इनवॉइस पे डिपेंड नहीं करते। तो उस प्रोसेस को कस्टम वैल्यूएशन बोलते हैं। फ्री ऑन बोर्ड वैल्यूएशन, टैरिफ्स अप्लाइड एज प्रोडक्ट लीव्स द कंट्री। अगर तो वैल्यूएशन तब हो रही है जब कंट्री से गुड्स लीव कर रहे हैं, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है उसके पोर्ट पे वैल्यूएशन हो रही है, तो इसको हम फ्री ऑन बोर्ड वैल्यूएशन बोलते हैं। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट CIF वैल्यूएशन, टैरिफ अप्लाइड एज प्रोडक्ट एंटर्स द कंट्री। अगर तो वैल्यूएशन उस वक्त हो रही है जिस टाइम पे जो कंट्री उसे इंपोर्ट कर रही है वहां पे गुड्स पहुंचे हैं, तो इसको हम कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट CIF वैल्यूएशन बोलते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ टैरिफ, हमने अभी दो टाइप ऑफ टैरिफ की बात की। एक स्पेसिफिक टैरिफ है जिसपे हमने कहा कि अमाउंट फिक्स होगी पर यूनिट, और एक एड वैलोरम टैरिफ था जिसपे हमने कहा अमाउंट फिक्स नहीं होगी बल्कि परसेंटेज की फॉर्म में होगा, यानी कि हायर प्राइस गुड पे हायर टैक्स होगा और लोअर प्राइस गुड पे लोअर टैरिफ होगा। कंपाउंड टैरिफ बेसिकली दोनों एलिमेंट का मिक्सचर है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि जो टैक्स होगा
वो होगा 500 रुपीज फिक्स्ड प्लस 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब इसके अंदर एक फिक्स कंपोनेंट भी है और एक वेरिएबल कंपोनेंट भी है। यानी कि अगर मैं 10,000 रुपए की कोई चीज इंपोर्ट कर रहा हूँ तो उस पे 500 रुपीज फिक्स टैरिफ है और 1% ऑफ द अमाउंट है, तो 1% ऑफ द अमाउंट 100 रुपए है, तो टोटल जो टैरिफ उस पर अप्लाई होता है वो 500 प्लस 100 600 रुपीज हो गई। तो बेसिकली कंपाउंड का मतलब ही है कि इसके अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट भी है और एक वैल्यू एडेड कंपोनेंट भी है। सो द मिक्सचर ऑफ द फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ टैरिफ बिकम्स अ कंपाउंड टैरिफ। The effect of a tariff is to raise the price of the imported product. ये बात भी अब तक बहुत क्लियर है कि टैरिफ का पर्पस डायरेक्टली किसी भी गुड्स की इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट मैकेनिज्म है। यानी कि गुड्स की प्राइस बढ़ा दी जाएंगी और जब किसी गुड की प्राइस ज्यादा हो जाती है तो उसकी डिमांड फॉल कर जाती है। तो इस मैकेनिज्म से ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, डायरेक्टली ट्रेड को रिस्ट्रेन नहीं किया जा रहा। It makes imported goods more expensive so that people are more likely to purchase domestic product. वही बात है कि इससे क्या होगा कि फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे तो लोकल मार्केट में प्रेफर किया जाएगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स परचेज की जाएं। इस पे भी अगेन अगर हम वही व्हीकल की एग्जांपल्स लें तो जापानीज गाड़ी जो अभी पाकिस्तान में जापानीज कार्स आ रही हैं उनके फीचर्स बहुत ही एडवांस्ड हैं, लेकिन क्योंकि उस पे टैरिफ्स इतने ज्यादा हैं कि जापानीज 1000 सीसी कार की जो वैल्यू है वो शायद पाकिस्तानी सिडैन की 1300 सीसी कार की वैल्यू के बराबर है। तो इसीलिए लोकल जो कार है अभी भी पाकिस्तान में एक तरह से प्रेफर की जा रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा ही डिमांड है अभी भी लोकल मार्केट में कार्स की, और उसकी रीजन ये है कि उस पे जो इंपोर्टेड कार्स हैं उस पे हाई टैरिफ्स इंपोज किए हुए गवर्नमेंट ने। टैरिफ्स की अगर और एग्जांपल देखें, द यूरोपियन यूनियन रिमूव्स टैरिफ्स बिटवीन मेंबर नेशन एंड इम्पोजेस टैरिफ्स ऑन नॉन मेंबर्स। ये टैरिफ इंपोज करने की भी और टैरिफ इंपोज ना करने की दोनों की एग्जांपल है। ये आगे चैप्टर्स में जब हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात करेंगे उसमें यूरोपियन यूनियन को ज्यादा डिटेल में एनालाइज करेंगे। यूरोपियन यूनियन क्योंकि वो कुछ कंट्रीज का यूनियन है, उसके अंदर कॉमन टैक्सेस हैं। यानी कि एक तो उसका पहला फीचर ये है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी नेशंस आती हैं उनके दरमियान फ्री ट्रेड है, कोई टैरिफ नहीं है। और जितने भी यूरोपियन यूनियन से बाहर नेशंस हैं उन पे कॉमन टैरिफ अप्लाई हो रहे हैं। यानी कि अगर यूरोपियन यूनियन में अ, जो है आपका यूके आ रहा है और जर्मनी आ रहा है लेट से, तो उन दोनों की अगर एक्सपोर्ट कनाडा पे होगी तो उन पे एक ही टैरिफ अप्लाई हो रहा होगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कॉमन एग्रीमेंट्स हैं। इसी तरह नेफ्टा यानी कि द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलाउ फ्री ट्रेड नो टैरिफ और कोटास बिटवीन मैक्सिको कनाडा एंड यूएसए। तो नॉर्थ अमेरिकन जो एक्चुअली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नेफ्टा जिसे बोलते हैं, इसका मतलब ही ये है कि कुछ कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कोर्स यही होंगी कि विद इन द मेंबर नेशंस ट्रेड फ्री होगी। और ट्रेड फ्री होने का मतलब ये है कोई भी प्रोटेक्शनिज्म का मैकेनिज्म विद इन दीज नेशंस अप्लाई नहीं होगा। ये एक टेबल है जो शो कर रहा है डिफरेंट इंडस्ट्री पे डिफरेंट कंट्री के जो टैरिफ अप्लाई हो रहे हैं। ये उस टेबल को शो कर रहा है, इसको ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, बट ये डिपेक्ट कर रहा है कि नॉर्मली टेक्सटाइल की अगर एग्जांपल लें तो यूएस जो उस पर टैरिफ चार्ज करता है यानी इंपोर्ट पे वो 9.6% है। कनाडा में इंपोर्ट में टैरिफ बहुत हाई हैं। चाइना की जो पॉलिसी है वो यही है कि उनकी एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज हो और इंपोर्ट मिनिमाइज हो।
तो चाइना इंपोर्ट पे टैरिफ बहुत हाई चार्ज करता है, और चाइना अपनी एक्सपोर्ट पे सब्सिडीज भी बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है, क्योंकि चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू कैप्चर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, कि वहां पे लोग डिपेंडेंट हो जाएं उसकी प्रोडक्ट पे। इफेक्टिव वर्सेस नॉमिनल रेट ऑफ टैरिफ। The amount of protection given to any one product depend not only on the tariff rate but also on tariffs on the input used to produce the goods. Nominal rate of protection, tariff rate levied on the given product, effective rate of protection, nominal rate plus tariffs on intermediate product. अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसको फिनिश करने के लिए फर्दर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐड करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रोडक्ट पे जो टैरिफ का रेट है वो दोनों का प्लस करके है इफेक्टिव रेट। सिर्फ नॉमिनल रेट जो उस प्रोडक्ट पे अप्लाई हो रहा है वो एक्चुअली उसका टैरिफ रेट नहीं है, बल्कि नॉमिनल जो इफेक्टिव रेट है वो नॉमिनल रेट है, प्लस उसके जो इंटरमीडिएट इनपुट्स हैं जो उसको बनाने के लिए मजीद इनपुट्स चाहिए उन पे भी जो टैरिफ लग रहा है वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट पे ही अप्लाई हो रहा है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैरिफ वो होता है जो उसके हर कंपोनेंट पे जो टैरिफ अप्लाई हो रहा है उसको मिला के उस पे चार्ज हो रहा है। जैसे कि एक एरोप्लेन की बात करें हम, तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट पे डिफरेंट टैरिफ रेट्स होंगे। तो इफेक्टिव टैरिफ रेट वो होगा जो सारे कंपोनेंट्स को मिला के जो टैरिफ रेट चार्ज किया जा रहा है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन एरोप्लेन। अब टैरिफ्स को डॉज भी किया जा सकता है, यानी कि टैरिफ्स को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। इंपोर्ट के वक्त टैरिफ ना पे करने के या कम पे करने के लिए भी कुछ तरीके हैं। अगर तो लीगल वे ऑप्ट किया जाए तो उसको हम टैक्स या टैरिफ अवॉइडेंस बोलते हैं। अगर इलीगल वे को यूज किया जाए तो उसको हम टैक्स या टैरिफ इवेजन बोलते हैं, और ये इलीगल है और क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर कि दोनों में फर्क क्या होता है। टैक्स अवॉइडेंस, टैरिफ अवॉइडेंस, लीगल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग और eliminating द अमाउंट पेड इन टैरिफ। लीगल तरीके से भी टैरिफ्स को रिड्यूस किया जा सकता है और उसको हम टैरिफ अवॉइडेंस कहते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है? ब्राजीलियन शुगर शिप्ड टू कैरेबियन एंड रिफाइंड देयर इनटू इथेनॉल देन इंपोर्टेड टू द यूएस ड्यूटी फ्री। अब यहाँ पे अपेरेंटली नजर आ रहा है कि ब्राजील अगर डायरेक्टली यूएस को एक्सपोर्ट करे तो यूएस ने ब्राजील पे टैरिफ अप्लाई किए हुए हैं। लेकिन अगर ब्राजील कैरेबियन को एक्सपोर्ट करे और कैरेबियन से यूएस में प्रोडक्ट मूव करे तो कैरेबियन और यूएस के दरमियान टैरिफ्स इतने हाई नहीं होंगे। तो अगर पोर्ट डिफरेंट यूज करके आप टैरिफ अवॉइड कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल लीगल फॉर्म ऑफ टैरिफ अवॉइडेंस है। टैरिफ एवेजन ये क्या है? इलीगल मींस ऑफ रिड्यूसिंग और इलिमिनेटिंग टैरिफ। और इलीगल मींस का मतलब क्या होता है? कि कोई इंफॉर्मेशन फॉल्सिफाई की जा रही है। एग्जाम्पल उसकी क्या है? कि अगर प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन गलत कर दी जाए, कि अगर इंडस्ट्रियल गुड्स हैं और उसको मैं एग्रीकल्चर गुड्स में क्लासिफाई कर दूं, तो इसका मतलब मैं टैरिफ एवेड कर रहा हूँ और इम्प्रिजनमेंट और एक्चुअली क्रिमिनल ऑफेंस है ये। फॉल्सिफाई द ओरिजिन ऑफ द कंट्री, मैं उसमें गलत ओरिजिन बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और इसराइल की ट्रेड बैन है, तो मैं ये बता रहा हूँ ये जो गुड्स मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ये इसराइल के नहीं है बल्कि यूके के हैं। तो इसका मतलब ये है कि फॉल्सिफिकेशन है और टैरिफ इवेजन है और अगेन क्रिमिनल ऑफेंस है। ऑल्टरिंग कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ, कि प्रोडक्ट की कंपोजिशन कोई चेंज कर दिया जाए, यानी कि अगेन एक तरह से क्लासिफिकेशन का ही मैटर है। और इसमें एक और चीज भी आती है, वो भी जो टैक्स इवेजन टैरिफ इवेजन के अंदर ही फॉल करती है, वो होता है मिस प्राइसिंग या मिस इनवॉइसिंग द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट की इनवॉइस ही गलत शो की जाए, जो प्रोडक्ट की एक्चुअली प्राइस है
इनवॉइस को अंडर प्राइस कर दिया जाए ताकि उस पर टैरिफ कम अप्लाई हो, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द डोमेन ऑफ टैरिफ एवेजन। पहला जो टाइप देखी फॉर प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड बैरियर और द ट्रेड रिस्ट्रिक्शन वाज टैरिफ। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन that we will discuss is the quotas. A quota is a limit on the amount of goods that can be imported. इस केस में जो लिमिट लगाई जा रही है वो इनडायरेक्ट नहीं है, यानी टैक्स अप्लाई करके उसकी वैल्यू बढ़ा के डिमांड नहीं कम कराई जा रही, डायरेक्टली उसकी क्वांटिटी पे ही लिमिट अप्लाई कर दी कि इससे ज्यादा चीजें नहीं आएंगी। इस वक्त पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोटाज अप्लाई होते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में लिमिट है कि एक मंथ में इससे ज्यादा गाड़ियां पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होंगी। सो देयर इज अ कोटा डेफिनेटली। Putting a quota on a good creates a shortage, which causes the price of the good to rise and makes the imported goods less attractive for buyer. This encourages people to buy domestic product rather than foreign goods. कोटा से दो इफेक्ट आएंगे। एक इफेक्ट ये आएगा कि कोटा का मतलब ये है कि जो इंपोर्ट है वो रिस्ट्रिक्ट की जा रही है। इसका मतलब अगर इंपोर्ट लिमिटेड होगी तो लिमिटेड का मतलब ये है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, और ऐसे गुड्स की जो प्राइस है वो हायर हो जाएगी, और जब प्राइस हायर होगी तो डोमेस्टिक जो बायर हैं वो डिस्करेज करेंगे इंपोर्टेड गुड्स को, क्योंकि लोकल गुड्स सस्ते मिलेंगे। दूसरा इसका जो इफेक्ट आएगा कोटा का वो ये आएगा कि अभी भी लोकल इंडस्ट्री के पास डिमांड मीट करने के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डिमांड हायर है। फॉरेन फर्म्स अगर पूरी डिमांड नहीं मीट कर पा रही तो डोमेस्टिक फर्म से ही प्रोडक्ट खरीदी जाएंगी, तो इसलिए लोकल इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव मिल रहा है और ट्रेड भी फुली रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा रही। एग्जाम्पल एक दी गई है कि ब्राजील पुट अ कोटा ऑन फॉरेन मेड शूज टू 10 million pairs a year. If Brazilians buy 200 million pairs of shoes each year, this would leave most of the market to Brazilian producers. एग्जाम्पल दी गई है कि ब्राजील ने लिमिट एक पुट कर दी कि शू के पेयर जो एक साल में इंपोर्ट होंगे वो 10 मिलियन होंगे, और ब्राजील ने एक एस्टिमेट लगाया हुआ है कि उसकी जो शू के पेयर की एनुअल डिमांड है वो 200 मिलियन है। तो 200 मिलियन का मतलब यह है कि सिर्फ 5% डिमांड जो है वो थ्रू इंपोर्ट मीट हो रही है, तो 95% डिमांड स्टिल लोकल प्रोडक्ट से ही मीट होगी। इसका मतलब डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास स्टिल फुल इंसेंटिव है टू मैन्युफैक्चर द पेयर ऑफ शूज, और इस तरह से कोटा अप्लाई करके उनको प्रोटेक्ट किया गया है। रीजंस फॉर कोटा टू कीप सप्लाई लो एंड प्राइस द सेम। पहला जो है कि सप्लाई लो की जाए, प्राइस तो सेम नहीं रहेगी लेकिन हो सकता है कि वो डिस्करेज जरूर हो जाए। टू एक्सप्रेस डिसप्लेजर एट द पॉलिसीज ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री। ऐसा भी हो सकता है कि किसी गुड्स को गवर्नमेंट डिस्करेज करने के लिए या डिसप्लेजर शो करने के लिए उस पे कोटाज अप्लाई कर दे, to protect one of the country's industry from much competition abroad. और last and the most important one, इसकी रीजन यही होती है कि लोकल इंडस्ट्री को कंपटीशन से बचाया जा सके ताकि वो सस्टेन कर सके इन द कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। अगर कोटा और टैरिफ पे जो डिस्कशंस की हैं उसको फर्दर एनालाइज करें, कोटा अ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन दैट स्पेसिफाइज अ लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। जैसा हमने कहा कि कोटा बेसिकली क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन थी और मॉनेटरी कोई टैक्स अप्लाई नहीं किया जा रहा था। तो कोटा और टैक्स में अगर डिफरेंस देखें हम, तो टैरिफ लिमिट्स इंपोर्ट बाय इम्पोजिंग अ टैक्स ऑन देम। Unlike tariff, quotas do not generate tariff revenue for the government. तो जो दो मेजर डिफरेंसेस हैं
टैक्स अप्लाई करके, वैल्यू इंक्रीज करके और अल्टीमेटली प्राइस इंक्रीज करके जो डिमांड को कंट्रोल किया जा रहा है वो टैरिफ के तरीके से होता है। और अगर डायरेक्ट जो है प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई किया जाए, क्वांटिटी लिमिट कर दें, तो उसको हम कोटास कह रहे हैं। तो पहला डिफरेंस ये है कि टैरिफ्स जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट करके देगा, जबकि कोटा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की लिमिट है, ये कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट करके देगा। अगर सिमिलैरिटी देखा जाए कोटाज और टैरिफ्स में, बोथ लीड टू अ रिडक्शन इन इंपोर्ट, अ फॉल इन टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एन इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और दोनों का पर्पस यही है कि इंपोर्ट कम हो जाए, डोमेस्टिक कंजम्पशन जो फॉरेन गुड्स की है वो रिड्यूस हो जाए और ज्यादा रिलायंस हो लोकल प्रोडक्शन पे रादर देन ऑन द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स। Both quotas and tariffs limit imports. However, net loss from quotas can exceed that from tariff. This occurs when the lost tariff revenues resulting from quotas end up in the hand of foreign producer as they raise their price to match supply to demand. कोटा का एक और प्रॉब्लम यहाँ पे ये नजर आता है कि कोटा से एक तो नुकसान ये होगा कि रेवेन्यू कोई नहीं होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। यानी कि अगर टैरिफ्स को शिफ्ट किया जाए कोटास पे तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि कोटास पे कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है गवर्नमेंट को। दूसरा इशू कोटा पे ये है कि अल्टीमेटली फॉरेन जो एक्सपोर्टर है वो भी शिफ्ट करेगा अपनी पॉलिसीज। वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत थोड़ी है और डिमांड तो डेफिनेटली होगी, तो वो अपनी प्राइसेस हाई करके जो एक्चुअली फॉरेन मार्केट से मॉनेटरी बेनिफिट लेगा वो हो सकता है वो इक्वल ही हो, वो क्योंकि प्राइसेस हाई कर सकता है, जो डिमांड है वो एग्जिस्ट करती है, और प्राइस इसलिए हाई कर सकता है क्योंकि अल्टीमेटली लिमिटेड एक्सपोर्ट ही होनी है दिस ड्यू टू द यूज ऑफ कोटास। अभी तक हमने जो प्रोटेक्शनिज्म के मेजर देखे, वन वाज टैरिफ, अदर वाज कोटा, और थोड़ी सी हमने बात एम्बार्गो पे की, जो कि हम एम्बार्गो को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। The most important form of trade protections are actually tariffs and quotas. सबसे ज्यादा अप्लाई भी ये होते हैं और डिस्कस भी इन्हीं का अफेक्ट किया जाता है, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म के कुछ और मेजर्स भी हैं, जैसे कि सब्सिडीज, आउटराइट कैश डिसबर्समेंट, टैक्स कंसेशंस, इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स एंड लोन एट बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट for producers to help improve their market position, provide domestic firms a cost advantage, market products at prices lower than warranted by their actual cost or profit consideration. अब अगर गवर्नमेंट टैरिफ्स और कोटास के अलावा लोकल प्रोड्यूसर्स को, लोकल इंडस्ट्रीज को कोई टैक्स का एडवांटेज दे दे, या कोई डायरेक्टली कैश डिसबर्समेंट जिसे हम सब्सिडी बोलते हैं वो दे दे, या मार्केट से कम पे जैसे कि स्कीम्स निकलती हैं टू फॉर न्यू इंडस्ट्रीज के लो रेट पे कोई फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाए, तो डेफिनेटली इस तरह की इंडस्ट्री को कंपेटिटिव एडवांटेज होगा प्राइस की बेसिस पे, क्योंकि उस पर टैक्स कंसेशन भी उसको मिल दे रही है गवर्नमेंट। तो फॉरेन फर्म जो है उसके साथ compete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इंसेंटिव्स फॉरेन फर्म्स को तो अवेलेबल नहीं है। तो सब्सिडी लोकल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करके भी एक तरह से ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जा सकता है या ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो सो सब्सिडीज आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रोटेक्शनिज्म measure. Domestic production subsidy granted to producer for import competing goods, export subsidy granted to producer of goods that are to be sold overseas, subsidy net received by the producer is equal to price paid by the purchaser plus subsidy. यहाँ पे बताया ये गया है कि एक सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है लोकल गुड्स, लोकल इंडस्ट्रीज को जो फॉरेन गुड्स के साथ डायरेक्टली compete कर रहे हैं, जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं।
इससे क्या होता है कि उनकी प्राइसेस लो होती हैं और फॉरेन गुड्स के साथ compete या competitive एडवांटेज उनका राइज करता है। कुछ सब्सिडीज होती हैं जो एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जा सकती हैं ताकि एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज कर सकें, यानी कि लोकल जो एक्सपोर्ट गुड है वो फॉरेन बायर को सस्ता जब पड़ रहा होगा क्योंकि उस पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की हुई है, तो वो ज्यादा बाय करेंगे। इसी तरह कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मैक्सिमाइज होंगी। और अगर हम फर्म के साइड पे देखें या प्रोड्यूसर की साइड पे देखें तो वो उसकी जो टोटल अर्निंग्स हैं वो क्या होंगी, एक, जो सब्सिडी प्रोवाइड होने के बावजूद जिस प्राइस पे वो गुड्स सेल करेगा प्लस द सब्सिडी अमाउंट जो गवर्नमेंट उसे पे कर रही है, तो टोटल जो प्राइस रिसीव होगी किसी भी प्रोड्यूसर को, दैट वुड बी द सम ऑफ प्राइस पेड बाय द परचेजर प्लस द सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एम्बार्गो को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था। एम्बार्गो इज एन ऑर्डर ऑफ अ स्टेट forbidding foreign ships to enter or any ship to leave its port. Embargoes are government orders which completely prohibit trade with another country if necessary. The military actually sets up a blockade to prevent movement of merchant ships into and out of shipping ports. तो एम्बार्गो एक ऐसी स्टेट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है जिसके अंदर गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कंप्लीट बैन है। इस केस में ना तो क्वांटिटी लिमिट की जा रही है, ना प्राइस की बेसिस पे उसको कोई टैक्स अप्लाई किया जा रहा है, ना लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी प्रोवाइड करके कॉम्पिटिटिव बनाया जा रहा है, बल्कि फॉरेन इंपोर्ट्स को कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा कि इस कंट्री से कोई ट्रेड एक्चुअली फ्लो नहीं होगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एम्बार्गो कोई कॉमन नहीं है। एम्बार्गो नॉर्मली तब अप्लाई होते हैं जब वॉर का केस हो या पॉलिटिकल टायर्स बहुत ज्यादा खराब हो, जैसे पाकिस्तान और इसराइल की मैंने एग्जांपल दी। और किसी कंट्री, दो कंट्रीज अगर वॉर में आ जाएं तो वो डेफिनेटली एम्बार्गो अप्लाई करेंगे। Reasons for embargo: to protect countries' industry from international competition more than quota or tariff will achieve, to prevent sensitive products from falling into the hands of unfriendly groups or nation. पर्पस उसका वही है कि अल्टीमेटली लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। लेकिन मैंने आपसे कहा ये कॉमन नहीं है, ये नॉर्मली वॉर के केस में आपको नजर आएंगे, जनरली एम्बार्गो कॉमन नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई गुड इतना सेंसिटिव नेचर का हो कि लोकल फर्म या लोकल कंट्री उसे इंपोर्ट कराना ऑप्टिमल ना समझते हो। पाकिस्तान के केस में बात करें तो हो सकता है कि अल्कोहल की इंपोर्ट जो है वो अलाउ ना हो या बहुत ही नियर टू एम्बार्गो हो। एम्बार्गो की अगर हम एग्जांपल देखें, द एम्बार्गो इज द हार्शेस्ट टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर एंड इज यूजुअली enacted फॉर पॉलिटिकल पर्पस टू हर्ट अ कंट्री इकोनॉमिकली एंड thus undermine the political leaders in charge. Example: the United States placed an embargo on Cuba after the Cuba Missile Crisis. We do not trade with Cuba. This is still in effect today. तो यूनाइटेड स्टेट्स ने अगेन क्यूबा पे एम्बार्गो अप्लाई किया था, यानी कि क्यूबा के साथ स्टेट्स ट्रेड लिमिट कर दी थी। और रीजन क्या थी कि क्यूबा का मिसाइल क्राइसिस था। जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन का क्लैश हुआ तो उन्होंने क्यूबा के पोर्ट्स पे, क्यूबा की जो जुरिसडिक्शन है वहां पे अपने मिसाइल प्लेस कर दिए थे। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने क्यूबा के साथ ट्रेड बैन कर दी थी। तो जैसा मैंने आपसे कहा, मोस्टली पॉलिटिकल नेचर की वजह से एम्बार्गो आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, जो प्रैक्टिकल सिनेरियो में इसको अगर स्टडी किया जाए। कुछ हमने ट्रेड बैरियर्स देखे जिसमें से मेजर टैरिफ था जो कि एक फॉर्म ऑफ टैक्स था, उसके बाद कोटा था जो कि क्वांटिटी को रिस्ट्रिक्ट करना था, उसके बाद हमने जो है एम्बार्गो को देखा जो कंप्लीट बैन था, और उससे पहले हमने
सब्सिडीज को भी देखा, जिस केस में गवर्नमेंट फॉरेन डिमांड और सप्लाई को नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा, फॉरेन जो ट्रेड है उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, बल्कि लोकल इंडस्ट्री को ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है कि वो फॉरेन फर्म्स के साथ ज्यादा इफेक्टिवली compete कर सके। उसके अलावा कुछ बैरियर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमीज इंटेंशनली अप्लाई नहीं करती, लेकिन इट इज डेफिनेटली अ बैरियर टू ट्रेड। अगर किसी कंट्री में करप्शन ज्यादा होगी तो एक्सपोर्टर्स ऐसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ब्राइब कल्चर होगा, करप्शन ज्यादा होगी, कम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा होंगी कि ट्रेड लिमिट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसी तरह कोई कंट्री पॉलिटिकली अनस्टेबल है तो अक्सर ट्रेड के अंदर क्रेडिट भी दिया जाता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके जो रिस्क है, डिफॉल्ट रिस्क, वो हायर है, तो ऐसी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड रिड्यूस होती है, यानी कि उसके साथ ट्रेड प्रोटेक्ट हो जाती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली इनस्टेबल है तो कोई भी फर्म उसके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशंस रखने से एक्चुअली रेजिस्ट करेगी। तो ये जो बैरियर्स हैं ये डायरेक्टली तो कोई इकोनॉमी अप्लाई नहीं करती, लेकिन अल्टीमेटली ये बैरियर्स भी अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं इन द प्रोटेक्शनिज्म ऑफ ट्रेड। हमने मेजर प्रोटेक्शनिज्म मेजर की बात कर ली है, लेकिन अगर 6 मेजर कैटेगरीज में ट्रेड बैरियर्स को देख लें तो पहली कैटेगरी जो हो, इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो डिटेल में हमने बात की मेजर कैटेगरी ऑफ ट्रेड बैरियर्स वही होते हैं। अब नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब यह है कि टैरिफ के अलावा जो बैरियर हैं उसको हम 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑन ट्रेड। अगर ट्रेड को लिमिट कर दिया जाए, जैसे कि कोटास में हमने देखा कि ट्रेड लिमिट हो जाती है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, कि हम लाइसेंसिंग रखें कि जिस लाइसेंसिंग के बगैर इंपोर्ट नहीं होगी, और लाइसेंसिंग में भी लिमिट प्रोवाइड की जाए। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लिमिट रखें कि कम से कम भी मिनिमम प्राइस सेट कर दी जाए उस गुड की, तो ये भी एक लिमिटेशन है। और एम्बार्गोस में हमने देखा कि कंप्लीट बैन है। तो अगर क्वांटिटीज को या स्पेसिफिक लिमिट्स ट्रेड पे कर दी जाए तो एक नॉन ट्रेड बैरियर ये है। इसमें से जरूरी नहीं है कि ये सारे बैरियर डायरेक्टली अप्लाई हो रहे हो, ये इनडायरेक्ट बैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने करप्शन के केस में और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के केस में देखा। सेकंड इज कस्टम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंट्री प्रोसीजर। कई कंट्रीज में कस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव एंट्री प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि अगेन दे सर्व एज अ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर फॉर द ट्रेड ऑफ गुड्स। वैल्यूएशन सिस्टम मुश्किल बना दिया जाए तो इसका मतलब यह है कि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है वैल्यूएशन हायर हो और उसकी बेस पे टैक्सेस ज्यादा पे करना शुरू हो जाए। एंटी डंपिंग प्रैक्टिसेस, एंटी डंपिंग के बारे में हम आगे बात करते हैं। ये लो प्राइस चार्ज करना होता है और इसको भी सही प्रैक्टिस कंसिडर नहीं किया जा सकता। टैरिफ क्लासिफिकेशन, के टैरिफ की क्लासिफिकेशन में इतनी एम्बिगिटी हो कि एक्सपोर्टर को यही नहीं पता लग रहा हो कि कौन सा टैरिफ हमारे गुड्स पे अप्लाई हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट बहुत एक्सटेंसिव हो और हाई फीसेस हो तो भी एक्चुअली दे सर्व एज अ नॉन टैरिफ बैरियर्स। थर्ड है स्टैंडर्ड्स, कि गुड्स के स्टैंडर्ड इतने हाई कर दिए जाएं कि एक्सपोर्टर वो स्टैंडर्ड ही ना मीट करो इन देयर गुड्स। स्टैंडर्ड डिस्पैरिटीज, इंटर गवर्नमेंटल एक्सेप्टेंस ऑफ टेस्टिंग मेथड एंड स्टैंडर्ड्स, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड मार्किंग। स्टैंडर्ड्स गुड्स की क्वालिटी के भी हो सकते हैं और पैकेजिंग और लेबलिंग और मार्किंग के कि इस तरह की पैकिंग होनी चाहिए, ये लेबल्स होने चाहिए, उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए। तो ये सारी अल्टीमेटली गुड्स की कॉस्ट को इंक्रीज करेंगे, तो दे विल आल्सो सर्व एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। नंबर 4 इज गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन ट्रेड। जैसे हमने एक्सपोर्ट सब्सिडीज की बात की कि इससे पहले तक गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर रहा था, बल्कि इनडायरेक्टली उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए,
कुछ टैरिफ सप्लाई किए, कुछ कोटा सप्लाई किए। लेकिन इस बार गवर्नमेंट डायरेक्टली अगर लोकल इंडस्ट्री को पैसे प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे रहा है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ये भी वो ड्यूटीज होती हैं जो इम्पोर्ट्स पे होती हैं, और डोमेस्टिक असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि लोकल इंडस्ट्री को दिया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट खुद कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है मॉनेटरी फॉर्म में, तो वो भी प्रोटेक्शनिज्म के तौर पे सर्व होंगे। सो दिस इज द फोर्थ कैटेगरी दैट कैन बी टर्म्ड एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। चार्जेस ऑन इम्पोर्ट्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस हैं, वेरिएबल लेवाइज हैं, बॉर्डर टैक्सेस हैं। अल्टीमेटली ये सारे टैक्सेस ही हैं, सिर्फ इनके नाम डिफरेंट हैं। ये टैरिफ डायरेक्ट गुड्स पे नहीं अप्लाई हो रहे होंगे, बल्कि ये ओवरऑल प्रोसीजर पे अप्लाई हो रहे होंगे, इसलिए हमने इसको टैरिफ्स नहीं बल्कि चार्जेस ऑन इम्पोर्ट्स कहा है। तो फिफ्थ कैटेगरी ये आ जाती है। एंड द सिक्स्थ कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि एक्सपोर्ट को लिमिट कर दिया जाए। अगर एक्सपोर्ट को लिमिट कर दिया जाएगा लोकल कंट्री में, तो इसका मतलब यह है कि लोकल जो प्रोड्यूसर है उसको अपने गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में ही बेचने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में अगेन फॉरेन फर्म के लिए जो कंपटीशन है वो हायर होगा। और ये वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स नॉर्मली नेसेसरी गुड्स में अप्लाई किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि वीट के केस में, शुगर के केस में मे बी वीईआर अप्लाई हो, और उसकी रीजन ये है कि लोकल डिमांड जो बेसिक नेसेसिटी की है वो मुल्क में मीट हो सके, फिर एक्सपोर्ट अप्लाई किया जाए, रादर देन लोकल प्रोड्यूसर सारे अपने गुड्स बाहर भेज दे और लोकल कंजम्पशन के लिए गुड्स अवेलेबल ना हो। सो दीज आर द फ्यू फॉर्म्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। जो डिटेल में हमने बात की वो हमने टैरिफ्स, कोटास, एक्सपोर्ट्स, सब्सिडीज की बात की, और उसके अलावा एम्बार्गो की बात की। लेकिन उसके बाद ब्रीफली हमने 6 मेजर टाइप्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स देखे और उनकी फर्दर हमने एग्जांपल्स भी देखी। अब ट्रेड बैरियर की कॉस्ट क्या आती है? Tariffs increase the price of imported goods. Less competition from world markets mean that there is an increase in the price. The tax on imported goods is passed along to the consumer, so the price of imported goods is higher. देखिए, ट्रेड बैरियर के अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसकी कॉस्ट भी है लोकल कस्टमर को। सबसे पहली कॉस्ट तो जो अपेरेंटली नजर आती है कि लोकल अगर कस्टमर को गुड्स महंगे पड़ रहे हैं इंपोर्टेड, तो अल्टीमेटली तो लोकल कंज्यूमर को नुकसान है। तो वो जो बर्डन है वो शिफ्ट हो रहा है लोकल कंज्यूमर को ड्यू टू द प्रोटेक्शनिज्म मेजर ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा जो ट्रेड बैरियर का नुकसान है कि एफिशिएंसीज तब क्रिएट होती हैं जब कंपटीशन बहुत हायर होता है। जब रिस्क ऑफ कंपटीशन आता है तो फर्म अपने जितने भी जो कह लें कि प्रोसेसेस होते हैं उनको लिमिट करती है। जो भी इररेलेवेंट प्रोसेसेस होते हैं, या मैं कहूँ कि जो प्रोसेसेस को इलिमिनेट किया जा सकता है प्रोडक्शन साइकिल से, तो उनको जो है रिड्यूस किया जाता है और फर्म एफिशिएंट बनती हैं जब कंपटीशन हायर होता है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वो सरवाइव कर सकता है जो फर्म सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगी। तो जब फॉरेन कंपटीशन से लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है तो शायद एफिशिएंसी अचीव ही नहीं होती, क्योंकि वो बगैर एफिशिएंसी के भी सरवाइव कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट नहीं हो पा रही। सो दीज आर द कॉज ऑफ द ट्रेड बैरियर्स टू द लोकल कंज्यूमर। ये दोनों कॉस्ट लोकल कंज्यूमर को अल्टीमेटली बियर करनी पड़ेगी अगर ट्रेड बैरियर्स एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हमने स्टार्ट में देखे थे, अब हम उसको थोड़ा सा रीकैप कर लेते हैं कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के जितने भी हमने मेथड्स देखे उनकी मेजर रीजंस यही थी। फर्स्ट इज जॉब प्रोटेक्शन, प्रिजर्व job in some industries but decrease employment in other, increase cost to consumer greater than average salary for worker whose job was saved। कि ये बात तो फैक्ट है कि जॉब प्रोटेक्शन हुई, लेकिन उस जॉब प्रोटेक्शन की वजह से अल्टीमेटली जो कॉस्ट है वो कंज्यूमर पे चली गई,
जिसकी वजह इंपोर्ट कॉस्ट हायर है और इनएफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री है। तो एक और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पे ये आर्ग्यूमेंट था। चीप फॉरेन लेबर, प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट रेलिवेंट फैक्टर रेलिवेंट टू लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन। अगर फॉरेन लेबर चीप है तो उस फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की जाती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेन फर्म के पास लेबर कॉस्ट की वजह से कंपेटिटिव एडवांटेज है और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करके ही लोकल इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस किया जा सकता है, वरना अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत हायर होगा। फेयरनेस इन ट्रेड, level playing field, other nation, lack of environmental regulation, response to trade barriers of other nation। तो ट्रेड बैरियर जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म की वजह से अप्लाई हो सकता है ये रिस्पॉन्स हो ट्रेड बैरियर का। अगर फॉरेन कंट्री ने आपके गुड्स पे ट्रेड बैरियर लगाए तो आपकी कंट्री उनके गुड्स पे ट्रेड बैरियर लगा दे, तो ये भी हो सकता है। तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हुई और फेयरनेस इन ट्रेड की। दूसरा, हो सकता है फॉरेन में एनवायरमेंटल रेगुलेशन ना हो, लोकल में एनवायरमेंटल कॉस्ट बियर करनी पड़ रही हो, तो उनकी वजह से भी जो है ट्रेड बैरियर्स अप्लाई किए जाते हैं। डोमेस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिस्ट्रिक्शन ओनली इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट द एक्सपेंस ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर लोकल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी तो लोकल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा होगा, और लोकल एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होने के लिए लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इक्वलाइज प्रोडक्शन कॉस्ट, साइंटिफिक टैरिफ टू ऑफसेट कॉस्ट डिफरेंशियल्स, सब्सिडाइजेस इनएफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसकी भी हमने बात की कि इनएफिशिएंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी सब्सिडाइज किया जाता है, जिसकी अल्टीमेटली कॉस्ट कंज्यूमर बियर करेगा। और जो सबसे मेन रीजन थी वो इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था। शॉर्ट रन प्रोटेक्शन फॉर न्यू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अगेंस्ट डेवलप फॉरेन कंपटीशन, नॉन इकोनॉमिकल आर्गेट, नेशनल डिफेंस एंड कल्चरल कंसिडरेशन। जब हमने एम्बार्गो की बात की तो हमने कहा एम्बार्गो पॉलिटिकल रीजन की वजह से होते हैं, यानी कि नेशनल डिफेंस का केस होता है कि जब वॉर में जाती है तो हमने लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए एम्बार्गो नहीं अप्लाई किया, बल्कि डिफेंस मेजर्स के तौर पे हमने एम्बार्गो अप्लाई किए। जो ट्रेड प्रोटेक्शन से या ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से और प्रोटेक्शनिज्म से रिलेटेड हमारी डिस्कशन थी वो यहीं तक थी। हमने बात की कि प्रोटेक्शनिज्म होती क्या है, फिर हमने प्रोटेक्शनिज्म के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स देखे, फिर हमने कुछ मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखी जिसमें टैरिफ्स था, कोटास थे, गवर्नमेंट सब्सिडीज थी, एम्बार्गो था, और उसके बाद हमने मजीद कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखी जो कि नॉन ट्रेड बैरियर्स थे, और उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया। और एंड में हमने जो है कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म भी देखी कि उसकी वजह से लोकल कंज्यूमर को क्या कॉस्ट आती है, और उसके बाद हमने रीकैप किया कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के आर्ग्यूमेंट क्या हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो यहीं तक थी, लेकिन आज हम कुछ मेजर टर्मिनोलॉजीज भी डिस्कस करेंगे, जिस तरह इंटरनेशनल कार्टेल। कार्टेल होता क्या है, सिर्फ हम उसको डिफाइन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कार्टेलाइजेशन क्या होती है। A formal agreement between two or more companies or countries that agree on certain ideas and operate internationally. The cartel will typically agree to coordinate pricing and marketing standards with the intention of gaining monopoly status. अगर कुछ फर्म्स हैं जो इंटरनेशनली ऑपरेट कर रही हैं और वो एग्री कर लेते हैं कि हम एक प्राइस ही रखेंगे, तो हम उसको इंटरनेशनल कार्टेल बोलते हैं। पाकिस्तान के केस में अगर आप देखें तो अगेन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे ये बात बड़ी फिट इन आती है कि एक कंपनी जब प्राइस बढ़ाती है तो बाकी दोनों भी बढ़ा लेती हैं। क्यों? क्योंकि तीनों फॉरेन जापानीज फर्म्स हैं और इनका एक इंटरनेशनल कार्टेल है कि सिर्फ यहाँ पे ये रूल कर रही हैं, क्योंकि डिमांड हमारी ज्यादा है, सप्लाई लो है,
कंज्यूमर डिपेंडेंट है कि उसने अल्टीमेटली यही प्रोडक्ट खरीदनी है। तो ये कार्टेलाइजेशन का केस है, मोनोपोली इन्होंने क्रिएट की हुई है, और जब एक प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी भी बढ़ा देती है। और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी अगर आप देखें तो सिमिलर है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी कोई आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो इंटरनेशनल कार्टेल तब बोलते हैं जब फॉरेन फर्म दो या दो से ज्यादा मोनोपोली का एडवांटेज क्रिएट करने के लिए अपनी पॉलिसीज को और प्राइस को कोऑर्डिनेट करते हैं। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल कार्टेल। दूसरी जो टर्म हम डिस्कस करेंगे, जो समझेंगे, दैट इज कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस किसे बोलते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, additional benefit obtained by the buyer of good, difference between maximum that the buyer is willing to pay and the actual price, area below demand and above price। कंज्यूमर सरप्लस, सरप्लस से वाजह है कि कंज्यूमर सरप्लस उस सिचुएशन को कहते हैं जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट के लिए ओपन मार्केट में जो प्राइस देने को तैयार हो, उसको उससे सस्ती कोई चीज मिल जाए, कम प्राइस में मिल जाए, तो उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। इसकी अगर बहुत ही बेसिक एग्जांपल दूं तो इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम देने गया है और उसके पास एग्जामिनेशन हॉल में पेन नहीं है, तो हो सकता है वो उस वक्त उस पेन के लिए, ₹5 के पेन के लिए ₹50 पे करने के लिए तैयार हो, और वहां पे एक शॉप हो एग्जामिनेशन हॉल में जो वो पेन ₹10 का सेल कर रही हो। तो इस केस में कंज्यूमर का जो सरप्लस है वो ₹40 का है, क्योंकि जो प्राइस वो पे करने के लिए तैयार था उसको उससे प्रोडक्ट सस्ती मिली है और कम प्राइस पे मिली है, तो उसको कंज्यूमर सरप्लस कहा जाता है। प्रोड्यूसर सरप्लस बिल्कुल ऑपोजिट है, एडिशनल बेनिफिट ऑब्टेन्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड, difference between the minimum that the seller is willing to accept and the actual price। इसी केस में अगर सेलर जिस प्राइस पे गुड बेचने के लिए तैयार है, अगर उससे ज्यादा उसे पैसे मिल जाएं, तो उसको प्रोड्यूसर सरप्लस बोलते हैं। इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दी, हो सकता है कि जो सेलर है वो ₹6 में भी गुड्स बेचने के लिए रेडी हो, क्योंकि रिटेल ₹5 थी, और उससे कस्टमर जो है वो ₹10 में वो पेन बाय कर रहा है, तो ₹4 का प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ये भी एट टाइम्स हो सकता है कि दोनों कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस एट द सेम टाइम हो। जरूरी नहीं है कि अगर कंज्यूमर को सरप्लस होगा तो प्रोड्यूसर का सरप्लस का केस नहीं होगा, ये दोनों एक टाइम पे भी अचीव हो सकते हैं। ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के बाद हमने एक टर्मिनोलॉजी जो अंडरस्टैंड की वो थी इंटरनेशनल कार्टेल की। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो हमने अंडरस्टैंड की वो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस की थी। आज के लेक्चर में जो लास्ट हम बात करेंगे वो डंपिंग के बारे में करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली डंपिंग। डंपिंग is the export of the commodity at below cost, or at least the sale of a commodity at a lower price abroad than domestically। अगर ऐसी सिचुएशन है कि कोई एक्सपोर्टर फॉरेन कंट्री में कम प्राइस चार्ज कर रहा है और लोकल कंट्री में ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा है, तो इसको डंपिंग बोलते हैं। नॉर्मली एक्सपोर्टर जो होता है वो लोकल कंट्री में कम प्राइस चार्ज करता है, यानी पाकिस्तानी अगर कोई एक्सपोर्टर होगा उसके गुड्स की प्राइस पाकिस्तान में कम होगी और फॉरेन कंट्री में ज्यादा होगी। अगर कोई एक्सपोर्टर है जिसकी गुड्स की प्राइस पाकिस्तान में कम है, सॉरी पाकिस्तान में ज्यादा है, और फॉरेन किसी कंट्री में वो कम प्राइस चार्ज कर रहा है, तो इस सिचुएशन को हम डंपिंग बोलते हैं। मोस्टली कंट्रीज में डंपिंग को एथिकल प्रैक्टिस नहीं कंसिडर किया जाता, और उसकी भी आगे हम ब्रीफली बात करते हैं। तो अभी हमने ये कहा कि डंपिंग ऐसी सिचुएशन है जिसमें फॉरेन कंट्री में, यानी जिस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहे हैं गुड, उधर प्राइस कम हो और लोकल कंट्री में डोमेस्टिकली जो है प्राइस वो ज्यादा हो।
अब डंपिंग की तीन मेजर टाइप्स हैं. Number one is persistent dumping or international price discrimination is the continuous tendency of a domestic monopolistic to maximize total profit by selling the commodity at a higher price in the domestic market, which is insulted by the transportation costs and trade barriers, than international, where it must meet the competition uh, of foreign producers. नाम से वाज़ेह है परसिस्टेंट डंपिंग, यानी कि अगर एक कंपनी की पॉलिसी ही है कि वो उसकी क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा है और डोमेस्टिक डिमांड कम है, तो डोमेस्टिक डिमांड से जो भी ऊपर होता है वो एक्सपोर्ट कर देता है, और फॉरेन फर्म्स में उसके गुड्स पे कंपटीशन बहुत हायर है, तो वहां पे compete करने के लिए वो कम प्राइस चार्ज करता है. तो ऐसी पॉलिसी को हम परसिस्टेंट डंपिंग बोलते हैं, क्योंकि वो सरप्लस को सेल करने के लिए, सरप्लस का मतलब ये है कि प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए जो है ऐसी पॉलिसी को फॉलो करता है. सो दिस टाइप ऑफ डंपिंग इज कॉल्ड परसिस्टेंट डंपिंग. Second type of dumping is predatory dumping, is the temporary sale of a commodity at below cost or at the lower price abroad in order to drive foreign producers out of business, after which prices are raised to take advantage of the newly acquired monopoly power abroad. प्रीडेटरी जो डंपिंग है, यानी कि फॉरेन मार्केट में कम प्राइस चार्ज करने की स्ट्रेटेजी, वो टेम्पररी होती है प्रीडेटरी डंपिंग में. और वो इसलिए होती है कि एक बार वहां की मार्केट कैप्चर हो जाए और जितने कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट से बाहर हो जाएं ड्यू टू द लैक ऑफ डिमांड, उसके बाद जब मोनोपोली का एडवांटेज मिल जाएगा उसके बाद प्राइस ज्यादा कर देंगे. तो ये टेम्पररी स्ट्रेटेजी जो है टू चार्ज लोअर प्राइस टू द फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंज्यूमर, तो इसको हम प्रीडेटरी डंपिंग बोलते हैं. और मैंने आपसे भी कुछ देर पहले कहा था कि अक्सर कंट्री में डंपिंग को अनएथिकल कहा जाता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ पे फर्म कर क्या रही है कि फॉरेन कंपटीशन को वाइप आउट कर रही है और उसके बाद अपनी प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगी, और कंज्यूमर को और उस कंट्री को सिग्निफिकेंटली बेयर करना पड़ेगा कि उनकी लोकल इंडस्ट्री भी वाइप आउट हो जाएगी और कंज्यूमर को भी अल्टीमेटली प्राइसेस महंगी होना शुरू हो जाएंगी. And the third type of dumping is sporadic dumping, is an occasional sale of commodity at below cost or at below price abroad than domestically in order to unload an unforeseen and temporary surplus of the commodity without having to reduce domestic prices. Trade restrictions to counteract predatory dumping are justified to protect domestic industries from unfair competition from abroad. स्पोरेडिक डंपिंग ओकेजनल सेल होती है कि अगर किसी सीजन में प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है और प्रोडक्ट को स्टोर नहीं किया जा सकता, तो उस केस में फॉरेन मार्केट में उसे लोकल डिमांड एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो फॉरेन मार्केट में उसे कम प्राइस पे सेल कर दिया जाता है. नॉर्मली ये होता है पेरिशेबल गुड्स में, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा हो गई है तो उसको स्टोर नहीं किया जा सकता, उसको फॉरेन मार्केट में सेल कर दिया जाएगा, चाहे कम प्राइस पे सेल करना पड़े, लेकिन अदरवाइज तो पेरिशेबल गुड्स हैं, सारा का सारा लॉस हो जाएगा. तो अगर ओकेजनल सेल है और सिर्फ प्रोडक्शन सरप्लस होने की वजह से लोअर प्राइस पे सेल किया जा रहा है फॉरेन मार्केट में, तो उसको हम स्पोरेडिक डंपिंग बोलते हैं. These restrictions usually take the form of anti-dumping duties to offset price differentials or the threat to impose such duties. Domestic producers demand protection against any type of dumping, so they discourage import and increase their own production and profit rents. Examples: Japan was accused of dumping steel and TV in US, while European nations were accused of from dumping cars, steel, and agriculture products. When dumping is proved, the violating nation or firm usually choose to raise price rather than face dumping
ड्यूटीज। जैसा मैंने आपसे कहा कि डंपिंग को अनएथिकल प्रैक्टिसेस कंसिडर किया जाता है और किसी जगह तो एंटी डंपिंग एक्ट्स भी मौजूद हैं, और उसकी रीजन हमने देखी थी प्रीडेटरी डंपिंग में, जहां पे एक इलीगल सी प्रैक्टिस थी कि थोड़े टाइम के लिए लो प्राइस चार्ज करके इंडस्ट्री को आउट किया जा रहा है और उसके बाद मोनोपोली का एडवांटेज क्रिएट किया जा रहा है। इस वजह से अनएथिकल प्रैक्टिस, और किसी किसी कंट्री में तो इलीगल प्रैक्टिस भी इसको कंसिडर किया जाता है। तो अभी हमने जब ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पढ़ा तो उसके अंदर टैरिफ्स की बात की। टैरिफ का एक एडवांटेज ये भी है कि ये डंपिंग प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करता है, कि अगर लोअर प्राइस चार्ज कैसे करेगा, अगर उस पर टैक्सेस अप्लाई कर दिए जाएंगे तो लोअर प्राइस की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो फॉर जो लोकल फर्म्स हैं उसको टैरिफ्स जो हैं डंपिंग प्रैक्टिसेस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक टैरिफ का बेनिफिट ये भी है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ट्रेड प्रोटेक्शन के बारे में बात की, जिसे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन या ट्रेड बैरियर भी बोलते हैं। उसके बाद हमने इंटरनेशनल कार्टेल की एक बेसिक डेफिनेशन देखी, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की बात की, और आखिरी में हमने डंपिंग को डिस्कस किया। तो आज की डिस्कशन हमारी यहीं तक है। सो दिस इज इट। अल्लाह हाफिज।